नमन प्रणाम दोस्तों, सभी को प्रणाम। राम राम खम्मा गणी। पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी मित्र लाइव आ जाइए। खूब दिनों के बाद में मैं क्लास में अंतराल रखने के बाद में आपको रेगुलर क्लास लेने के लिए प्रेरित हुआ हूं। विद्यालय कार्यों में और प्रैक्टिकल में व्यस्त होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। आगे हम रेगुलर क्लास लेंगे और आपका एक फिक्स समय पर आपका एपिसोड आएगा। ज्योग्राफी का जो तोता मैना की तरह रटाना छुड़वाती है वो क्लास हमारा कंसेप्ट क्लियर करवाती है। मानचित्रों के माध्यम से हम ज्योग्राफी को किस प्रकार समझे कि हमारे मानस पटल पर वो अभिलेख की भांति लिखी जाए, वो क्लास है हमारी राजस्थान की क्लास। सभी लाइव आ जाइए। तब तक मैं आपको एक शायरी कहता हूं, मोटिवेटेड शायरी जो हमें मोटिवेशन देती है, जो हमें इंस्पायर्ड करती है। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां उड़ने से हमें क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आइए हमारे मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ने वाली मानचित्रों के माध्यम से हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। देखो, राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश पढ़े थे और अभी हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो चल रहा है। और राजस्थान भौतिक प्रदेश में यानी राजस्थान भौतिक प्रदेश, हम राजस्थान का परिचय पढ़ने के बाद राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। अभी तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में क्या पढ़ा उसको मैं आपको संक्षिप्त बता दूं कि हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला हमने बांटा कि राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा हमारा अरावली पर्वतमाला, दूसरा भौतिक प्रदेश हम अरावली पर्वतमाला। तीसरा इसे पूर्वी मैदान कह दो या दक्षिण पूर्वी मैदान कह दो, क्योंकि मई मैदान है वो दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण पूर्वी मैदान भी कहा जा सकता है। इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी पठार, इसे दक्षिण पूर्वी पठार कहा जाता है। हम ये भी पढ़ेंगे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पेंजिया के रूप में थी। पेंजिया उत्तरी और दक्षिणी टूटा, दक्षिणी और उत्तरी जब टूटा तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, जिसे लोरेंसिया भी कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड भी कहा गया। इनके पेंजिया के चारों ओर जो पेंतालासा सागर था, जो वर्तमान में हमारा प्रशांत महासागर है, वो पेंतालासा महासागर का अवशेष था। पेंतालासा महासागर का भाग है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक नए सागर का निर्माण हुआ, जिसे 33 सागर कहते हैं। और इस प्रकार वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत से हमने बताया कि राजस्थान का कौन सा भाग कौन से अंगारा लैंड का भाग है, कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है, कौन सा 33 सागर का भाग है। हमने ये बताया कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड और 33 सागर के भाग है। इस प्रकार हमने बांट करके राजस्थान का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, और कौन सा प्राचीन है, और कौन से बनने के क्रम में किस प्रकार का था, ये इतना हमने पढ़ा। संक्षिप्त एक बार और बता देता हूं कि पश्चिमी मरुस्थल हमने पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थल है वो 61.11% है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है वो पश्चिमी मरुस्थल है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का बड़ा भाग है वो है पूर्वी मैदान। ये राजस्थान का टोटल 23% है, ये 61.11% है, ये 23% है। और तीसरा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भाग है वो अरावली है, और अरावली कुल है क्षेत्रफल का राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है। और चौथा सबसे छोटा है वो है 6.89% है, वो है दक्षिण पूर्व का पठार। ये हमने बांटा था, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक 4 भागों में बांटा जाता है। भौतिक प्रदेशों को हमने ये भी बताया कि वीसी मिश्रा ने किस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा। फिर हमने राजस्थान के मुख्य 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए ये बताया कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल है, दूसरे नंबर पे पूर्वी मैदान है, तीसरे नंबर पे अरावली है, और चौथे नंबर पे दक्षिण पूर्व का पठार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थल है,
जो कुल जनसंख्या का 40% भाग रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा है वो पूर्व का मैदान है और ये कुल जनसंख्या का 39% भाग रखता है। और तीसरा जो हमने जनसंख्या की दृष्टि से बताया वो रहता है दक्षिण पूर्व का पठार, जो कुल 10% 11% भाग रखता है, कुल 11% भाग रखता है और ये 10% भाग अरावली प्रदेश रखता है। तो इस प्रकार हमने ये भी बताया कि सबसे प्राचीन है वो अरावली पर्वतमाला है, दूसरा जो प्राचीन है वो पूर्व दक्षिण पूर्व का पठार है, ये दूसरा प्राचीन है, और तीसरा प्राचीन है वो पूर्व का मैदान है, और चौथा जो प्राचीन है वो है पश्चिमी मरुस्थल। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन है वो है अरावली पर्वतमाला। दूसरा क्रम बनने के क्रम में दूसरा बना वो दक्षिण पूर्व का पठार बना। दक्षिण पूर्व का पठार और अरावली दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग है, और पूर्व का मैदान और पश्चिमी मरुस्थल ये 33 सागर के भाग है। इस प्रकार अरावली सबसे प्राचीन, फिर दक्षिण पूर्व का पठार प्राचीन, तीसरे नंबर पे पूर्व का मैदान प्राचीन, और पश्चिमी मरुस्थल है वो सबसे नवीन भाग है बनने के क्रम के दृष्टि से। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण पढ़ा। अब आइए हम इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश को एक एक भौतिक प्रदेश को लेकर के इसे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम विस्तृत तौर से पढ़ें। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमारा पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। अपन महान भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। महान भारतीय मरुस्थल, यहां एक चित्र और बना देते हैं, और भारत के रूप में ये हमारा इंडिया और ये राजस्थान, या पड़ोसी देश है वो है नापाक इरादों वाला, जिसके इरादे हमेशा खराब रहे हैं, एक कंगाल राष्ट्र है, इकोनॉमिक्स दृष्टि से भी कंगाल हो गया है और मानसिक रूप से तो वो पहले ही दिवालिया था। तो इस प्रकार पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। बड़ी प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी की एक उक्ति है कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के रिश्ते या हमारे पड़ोसियों के साथ में रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो कालांतर में हमारे पाकिस्तान के साथ में कैसे रिश्ते होंगे वो समय बताएगा, लेकिन आज हमने जिक्र इसलिए किया है कि इसका हमारे रेगिस्तान से संबंध है। पाकिस्तान का जो हमारा महान भारतीय मरुस्थल है इसे थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल दो देशों में स्थित है, एक तो पाकिस्तान में स्थित है और एक भारत में स्थित है। थार मरुस्थल दो देशों में स्थित है, एक पाकिस्तान और एक भारत, जिसे हम राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में जब बांटेंगे, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार, इन 4 भागों में बांटा जाता है। उसमें से हम पश्चिमी मरुस्थल जो पढ़ रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थल यानी वेस्टर्न जो डेजर्ट है, वेस्टर्न डेजर्ट 2 देशों में स्थित है, वो है पाकिस्तान और भारत। अब पाकिस्तान के ये 2 राज्यों में स्थित है, एक तो ये स्थित है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये पाकिस्तान के 2 राज्यों में मरुस्थल पाया जाता है, एक तो पंजाब में और एक सिंध में। भारत के ये गुजरात राज्य में पाया जाता है, भारत के ये गुजरात में पाया जाता है, भारत के ये राजस्थान में पाया जाता है, भारत के ये पंजाब में पाया जाता है, और भारत के ये हरियाणा में भी स्थित है। तो भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल के अवशेष है। गुजरात में बहुत कम है, फिर राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में ही थार का मरुस्थल का अवशेष है,
फिर ये पंजाब में पड़ता है और हरियाणा में भी इसका अवशेष पाया जाता है। तो इस प्रकार थार का मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट दो देशों में स्थित है, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान की ये पंजाब और सिंध में स्थित है और राजस्थान की ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। अब देखिए, और जब ये थार का मरुस्थल है, इसे जो थार का मरुस्थल कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के अंदर है, 12 से 13 देशों में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे सहारा मरुस्थल कहते हैं। और वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और हमारा जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 20वां बड़ा मरुस्थल है। कौन सा है? 20वां बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां बड़ा मरुस्थल है। देखो, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। भौतिक दृष्टि से मरुस्थल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जिसे हमादा भी कहा जाता है, इरग भी कहा जाता है, रेग भी कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल होता है, उसे हमादा भी कहते हैं। एकदम रेतीला होता है, उसे इरग कहा जाता है। और रेतीला और पथरीला मिश्रित होता है, उसे रेग भी कहा जाता है। तो उन्हें सारा मरुस्थल के अंदर जो मरुस्थलों के प्रकार पाए जाते हैं, 13 से 14 प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार के मरुस्थल है। लेकिन जलवायु की दृष्टि से मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल वो है गोबी का मरुस्थल, जो उत्तरी चीन और उनके पड़ोसी देशों में स्थित है। उन्हें विश्व के ठंडे मरुस्थलों में गिना जाता है। थार मरुस्थल विश्व का गर्म मरुस्थल है, जिसे उष्ण मरुस्थल कहा जाता है। और ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा, विश्व का 9वां सबसे बड़ा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये विश्व का 9वां उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, यानी गर्म मरुस्थलों में इसका स्थान 9वां है। और विश्व के टोटल मरुस्थलों में इसका स्थान 20वां है, थार मरुस्थल का। अब देखो, थार मरुस्थल को पाकिस्तान के अंदर है जो नाम दिया गया है, उसे कहते हैं चिलोचिस्तान, चिलोचिस्तान कहते हैं। इसे पाकिस्तान के अंदर चिलोचिस्तान कहते हैं और भारत के अंदर इसे विशेषकर थार कहा जाता है। थार मरुस्थल को, जिसे यदि विश्व पटल पर जब मरुस्थल की बात आएगी, तब थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का भारत में नाम है, वो मूल रूप से थार मरुस्थल ही कहते हैं। और पाकिस्तान में जो नाम है उसे कहते हैं चिलोचिस्तान। मरुस्थल वनस्पति विहीन, जैव विविधता विहीन और कम घनत्व वाला, विषम परिस्थितियों और जलवायु वाला क्षेत्र होता है, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो इस प्रकार इस चिलोचिस्तान का अर्थ ही होता है जहां बिल्कुल वनस्पति विहीन क्षेत्र हो, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा हो, पानी का कोई नामो निशान नहीं हो, जहां ढाणियां सितराई हुई हो, ऐसा क्षेत्र, जहां कुछ भी उगने में बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर हो, उसे कहते हैं चिलोचिस्तान। तो पाकिस्तान में उसे चिलोचिस्तान कहते हैं। और पाकिस्तान में नारा वन्य जीव अभयारण्य, वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जो इसी थार के मरुस्थल का भाग है। अब बात आती है अपने राजस्थान की और भारत के मरुस्थल की। तो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं राजस्थान। जो कुल थार का मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, उस कुल थार के मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में स्थित है। 62% भाग, यानी थार के मरुस्थल का। अब देखो, थार का मरुस्थल है वो यहां स्थित है, और ये जो राजस्थान में जो स्थित है वो उत्तर पूर्व क्षेत्र आ जाता है। इसका मतलब थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्व का भाग राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का कौन सा भाग स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा सा है कि उत्तर पूर्व का भाग, थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्व का भाग राजस्थान का मरुस्थल है।
और पूरे थार का मरुस्थल, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे भारत में, उसके कुल क्षेत्रफल का 62% किसमें? ये राजस्थान में। इसके अलावा ये गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में भी है और पंजाब में भी है। लेकिन 62% कुल थार के मरुस्थल का 62% ये राजस्थान में। इस बात को याद रखना है। ये थार का मरुस्थल है वो भारत के कुल मरुस्थल का, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.12% भाग पड़ता है। यानी कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये थार का मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है वो है 2,09,000 लगभग। और इंटू यदि अपन 100 करते हैं तो परसेंटेज जब निकाला जाएगा तो कुल भारत के क्षेत्रफल का थार मरुस्थल जो भारत में स्थित है वो 5.12% है। पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत है। अच्छा, थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना स्थित है? 62%। लेकिन ये जो पश्चिमी प्रदेश है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में स्थित है वो 2,09,000, कहीं कहीं ये 5,000 भी है। यदि इसको जब अपन 100 से गुणा करेंगे और इस प्रकार परसेंटेज प्रतिशत निकालेंगे तो राजस्थान के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का राजस्थान में जो मरुस्थल स्थित है वो पड़ता है 61.11%। देखो, कुल अपन प्रतिशत पढ़े थे। थार के मरुस्थल का राजस्थान में स्थित प्रतिशत भाग है वो 62%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो मरुस्थल है वो है 61.11%। और ये पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। अब देखिए कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कुल 13 जिले हैं। कितने जिले? 13 जिले। ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 जिले हैं, लेकिन मरुस्थल केवल 12 जिलों में स्थित है। मरुस्थल कितने जिलों में? 12 जिलों में। समझ में आ रही है ना बात? यानी अरावली के, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जिले पूछ लें तो 13 जिले हैं। और कितने जिलों में मरुस्थल स्थित है? तो 12 जिलों में। अरावली पर्वतमाला के 12 जिलों में, पश्चिम में 12 जिले स्थित है जिसमें मरुस्थल स्थित है। लेकिन अरावली के पश्चिम में कुल 13 जिले हैं। सिरोही जिला यहां पड़ता है और सिरोही मरुस्थल में नहीं काउंट होता है, इसलिए पश्चिम में केवल 13 जिले हैं, लेकिन 13 में से केवल 12 में ही मरुस्थल स्थित है। और एक जो मरुस्थल नहीं है वो सिरोही मरुस्थल में नहीं आता। अब देखो 12 जिले कौन कौन से। पहले एक अपन प्रतिशत का आंकड़ा बताते हैं कि किस प्रकार प्रतिशत। मैंने शुरुआत में ये बताया कि थार का मरुस्थल विश्व का 20वां बड़ा मरुस्थल है। चाहे वो ठंडे मरुस्थल हो और चाहे गर्म मरुस्थल हो, उन दोनों मरुस्थलों के अंदर थार का मरुस्थल विश्व का 20वां बड़ा मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का जब हम एटलस के अंदर नाम पढ़ेंगे तो आएगा, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है और ये विश्व का 20वां गर्म और ठंडे मरुस्थलों में काउंट किया जाता है। जब केवल गर्म मरुस्थलों में जब नाम आएगा तो ये विश्व का 9वां उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में आएगा। थार का मरुस्थल जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.1% भाग भारत में स्थित है। थार मरुस्थल का 5.1%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.12% भाग भारत में स्थित है। थार के मरुस्थल का राजस्थान में स्थित भाग है वो 62% है, लेकिन राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है। लेकिन ये जो 61.11% है ये 58% तो स्थित है अरावली के पश्चिम में, लेकिन बाकी जो रहते हैं 3.11% ये अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के पूर्व में होने का कारण क्या हुआ कि अरावली बीच बीच में कट्टी फटी है। अजमेर के आसपास में अरावली सर्वाधिक कट्टी फटी है और अरावली के बीच में जो कट्टा फटा क्षेत्र है उनमें जो रास्ते हैं उन्हें कहा जाता है गारा।
उन्हें कहा जाता है गारा। उन्हें या तो गारा कहा जाता है या उन्हें दर्रा कहा जाता है, या राजस्थान में एक नाम है नाल। नाल यानी बकरी की, भेड़ की, ऊंट के जो कारवां थे वो पशु नाल में चलते थे। और यहां आते पशु, पहले सितराए हुए पशु जब चलते थे, जब पहाड़ी की गली देख करके पशु नाल में चलते थे, इसलिए इनका नाम हो गया नाल। जहां दो पहाड़ों के मध्य चलने का जो रास्ता होता था, ऊंटों का कारवां गुजरता था, उनको कहा जाता है नाल, या इसे दर्रा कहा जाता है। और यही दर्रा और नाल यदि दो बालूका स्तूपों के मध्य है, दो धोरों के मध्य है, दो दरियन के मध्य है, रेत के पहाड़ों के मध्य, यानी रेत के पहाड़ यानी दोरे, और दोरों के मध्य यदि वो रास्ता है तो उसे गारा कहा जाता है। जहां ऊंटों का कारवां प्राचीन समय में सिंध से, पश्चिमी सिंध से लगा करके या बीकानेर होते हुए आगे राती घाटी से होते हुए दिल्ली को जाते थे, और उनमें ऊंटों का कारवां एक लाइन में चलता था। डाकुओं से बचने के लिए आगे पीछे सैनिक भी रहते थे, तो उन्हें कहा जाता था गारा। यदि दो बालूका स्तूपों के मध्य ऊंटों का कारवां गुजर रहा है, पशुओं का कारवां गुजर रहा है, तो आता है उसका नाम गारा। लेकिन पहाड़ों के मध्य स्थित है तो उसे दर्रा और नाल कहते हैं। ये दर्रा और नाल अरावली के मध्य भाग में ज्यादा है, और अरावली के मध्य भाग में ज्यादा होने के कारण पश्चिम से जो तेज हवाएं चलती है, उसके कारण मरुस्थल का विस्तार पूर्व की दिशा में भी हो रहा है। और अरावली के पश्चिम में जो राजस्थान का कुल मरुस्थल का है वो 58% भाग है, और 3.11% भाग वर्तमान में अरावली पर्वतमाला को पार करके मरुस्थल पूर्व की दिशा में भी चला गया है। तो इस प्रकार कुल 61.11% जो भाग पश्चिमी मरुस्थल यानी राजस्थान का मरुस्थली भाग कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, वो 61.11% भाग 58% है वो अरावली के पश्चिम में, और बाकी जो 3.11% भाग पीछे रह जाता है वो अरावली के पूर्व में। और वो इन कट्टी फटी पहाड़ियों से रेत का प्रवाह, जिसे मार्च कहा जाता है, रेगिस्तान का मार्च, इस प्रकार ये जो मरुस्थल चलता है उसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। और रेगिस्तान के मार्च के कारण रेगिस्तान पूर्व की दिशा में फैल करके 3.11% भाग पर फैल गया, पश्चिम की दिशा में 58% है। कुल मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% भाग है। इस प्रकार रेगिस्तान के मार्च के कारण रेगिस्तान है वो पूर्व की दिशा में चल रहा है, पूर्व की दिशा में बढ़ रहा है, तो इस प्रकार इसका भाग हो रहा है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में स्थित इसी ग्रेट इंडियन डेजर्ट को कहा जाता है चिलोचिस्तान। भारत में इसको पर्टिकुलर थार मरुस्थल कहा जाता है। यदि इसका यूनिवर्सल नाम ढूंढ लिया जाए तो इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में स्थित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। लेकिन सबसे ज्यादा ये कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहां स्थित है? ये पश्चिम के भाग में स्थित है। तो इस प्रकार अपन थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो थार के मरुस्थल, ये हमारा थार का मरुस्थल है। ये राजस्थान के 4 अपन इसको भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। देखो थार का मरुस्थल, पहले यहां अपन एक सारणी बताते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम इसे एक भाग बांटते हैं पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, और 2 भागों में जो बांटा जाता है उसे एक तो कहते हैं महान मरुस्थल, जिसे शुष्क मरुस्थल, महान शुष्क मरुस्थल आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा जो मरुस्थल है उसे कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी इसमें वो पूरा मरुस्थलीय लक्षण नहीं पाए जाते हैं, वो गुण मरुस्थलीय जो होने चाहिए वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो ये जो भाग है ये तो हमारी अरावली हो गई। अब अरावली के इस प्रकार ये सारे भाग में ये जो भाग है इसे कहते हैं, ये जो भाग है इसे कहते हैं अर्ध मरुस्थल।
अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसको कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्यों कहा जाता है कि राजस्थान में जो वर्षा रेखा है, इस अरावली पर्वतमाला के और पाकिस्तान की सीमा तक जो वर्षा होती है वो 0 से लगा के 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 0 से लगा करके 50 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ये जो 0 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा होती है, इससे भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। अरावली का एकदम ये जो पश्चिमी भाग है, इसके सारे इधर, इसके सारे यहां 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा होती है। 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा पाई जाती है, वर्षा रेखा पाई जाती है। ये 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान, और वो अरावली के एकदम पश्चिम में चलती है और मरुस्थल के पूर्व भाग में स्थित है। ये मरुस्थल के तो पूर्व का भाग हो गया और अरावली के पश्चिम का भाग हो गया, और इसके जो सारे चलती है वो है 50 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा। ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और आधी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा वार्षिक समवर्षा रेखा। अब देखो, इस 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के बाद में राजस्थान में एक वर्षा रेखा है जो 25 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा है। ये 25 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो पश्चिमी मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल है उसे महान ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, यानी वहां दोरे ही दोरे हैं, यानी पूरा टोटली कुल मिलाकर के वो पूरा मरुस्थल है, इसलिए उसे कहते हैं महान मरुस्थल। और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और अर्ध शुष्क मरुस्थल और महान मरुस्थल को जो बांटती है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तीसरी जो समवर्षा रेखा है वो पाकिस्तान और भारत की सीमा के सारे चलती है, वो है 10 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा, वार्षिक समवर्षा रेखा। अब यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा निम्न में से बांटती है, तो वो भारत और पाकिस्तान को बांटती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन सर रेड क्लिफ ने 1947 में 17 अगस्त 1947 में उन्होंने विभाजन किया था। विश्व की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण बंद कमरों के अंदर, एसी के अंदर मैप पर किया गया, मानचित्रों पर किया गया, क्योंकि मानचित्र देख करके खींचे थे। और इस प्रकार ये 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन का निर्माण किया गया। इस रेड क्लिफ लाइन के सारे 10 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा गुजरती है। मरुस्थल को जो 2 बराबर भागों में बांटती है वो है 25 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है वो है 50 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा। ये अरावली के पश्चिमी सारे चलती है 50 सेंटीमीटर, और ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि मरुस्थल को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है, तो वो आएगी 25 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा। ये महान मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा भारत और पाकिस्तान को बांटती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन के समानांतर चलती है। अब आइए महान मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो महान मरुस्थल है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। जब इसके बांटने की बारी आएगी तब एक तो है बालू का स्तूप क्षेत्र, बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप प्रदेश, यानी जहां दोरे ही दोरे हैं, बालू का स्तूप प्रदेश जहां दोरे ही दोरे हैं उन्हें कहते हैं बालू का स्तूप प्रदेश। और एक भाग है वो है बालू का स्तूप विन क्षेत्र, बालू का स्तूप विन क्षेत्र। मरुस्थल का मतलब यह नहीं होता है कि दोरे दोरे हो, रेत ही रेत हो, जहां रेत उड़ती हो। मरुस्थल का मतलब यह नहीं होता। मरुस्थल का मतलब होता है वनस्पति विहीन क्षेत्र, जहां जैव विविधता सामान्य प्रदेशों से वहां कम पाई जाए, वहां
विषम परिस्थितियां मौजूद हो, तापमान की हो, सर्दी की हो, जलवायु की हो, मौसम की हो, इस प्रकार विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कहीं कहीं धोरे न होकर के केवल पथरीला मैदान ही है। जैसे अपन जैसलमेर के जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जहां आपस में मिलते हैं, फलोदी, पोखरण और जैसलमेर का क्षेत्र, वहां पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जैसे हमादा कहते हैं। वहां बालू का स्तूप, वहां धोरे है ही नहीं, तो उसे कहते हैं बालू का स्तूप वीन प्रदेश। इसे दो भागों में बांटते हैं। मान मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप वीन प्रदेश। अब बात आई अर्धशुष्क क्षेत्र की, जो अरावली के पश्चिम में और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व भाग में पाई जाती है। इसको चार भागों में बांटते हैं। चार भागों में कैसे बांटते हैं? सबसे पहला है वो है घग्गर का मैदान, वो है घग्गर का मैदान, वो है घग्गर का मैदान। और जो दूसरा है ये घग्गर का मैदान, इसे घग्गर का मैदान। और जो दूसरा है उसे कहते हैं शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र। और जो तीसरा है उसे कहते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और जो चौथा है वो है गोड़वाड़ क्षेत्र, जहां लूणी नदी बहती है। गोड़वाड़, गोड़वाड़ क्षेत्र, गोड़वाड़ क्षेत्र है वो लूणी नदी का क्षेत्र है। गोड़वाड़ क्षेत्र लूणी नदी का क्षेत्र है, गोड़वाड़ क्षेत्र लूणी नदी का क्षेत्र है। तो इस प्रकार मैं संक्षिप्त वापस बता दूं कि पश्चिमी मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इसे पाकिस्तान में तिलोचिस्तान कहते हैं, भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में स्थित है। भारत के ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में स्थित है। सर्वाधिक ये राजस्थान में स्थित है। अरावली के पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थल पाया जाता है। अरावली के पश्चिम में 13 जिले पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। और वो कौन कौन से आते हैं? देखो, एक है जिला गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, 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 तीसरा है चूरू, चूरू, और चौथा है वो है सीकर, सीकर, पांचवा झुंझुनू, झुंझुनू, सट्टा, नागौर, सातवां बीकानेर, आठवां जैसलमेर, आठवां जैसलमेर, नवां बाड़मेर, 10वां जालोर, 11वां पाली, 12वां जोधपुर। ये 12 जिले मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, 12 जिले। लेकिन अरावली के पश्चिम में कुल 13 जिले हैं। और 13वां जो जिला है जो मरुस्थल नहीं है वो है सिरोही। सिरोही अरावली के पश्चिम में स्थित है लेकिन मरुस्थल नहीं है। अरावली के पश्चिम में स्थित कुल 13 जिले हैं, 13 में से 12 जिले मरुस्थल है। और ये RS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है, और उसमें ऑप्शन सिरोही था। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली के पश्चिम में कुल जिलों की संख्या कितनी है। जब अरावली के पश्चिम में कुछ जिलों की संख्या पूछी जाए तो 13, और अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिले हैं, मरुस्थलीय जिले कुल 12 है। और जिन 12 के नाम मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये भारत के जो थार का मरुस्थल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.12% है, 5.12% है। थार का मरुस्थल विश्व का 20वां बड़ा मरुस्थल है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, लेकिन ये गर्म मरुस्थलों में विश्व का 9वां मरुस्थल है। अब ये कुल राजस्थान के थार के मरुस्थल का 62% राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है। और ये अरावली के पश्चिम में 58% स्थित है, और अरावली के पूर्व में ये 3.11% भाग स्थित है। इस प्रकार कुल ये 61.11% भाग राजस्थान का मरुस्थल में स्थित है। आइए इस भाग को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो मैंने पहले भी बताया कि 2,09,000 के लगभग है।
यदि कई बार क्या होता है कि क्षेत्रफल को जब वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है तब तो ठीक है, हम उसे रट के भी रखते हैं, हम उसे समझ के भी रखते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे मील में पूछ लिया जाता है। जब इसे मील में पूछ लिया जाए, वापस हम इसे बनाते हैं राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप में 4 हम भौतिक प्रदेश बना रहे हैं। ये हमारा अरावली, ये हमारा अरावली, ये पूर्व का मैदान और ये हमारा। अब अपन पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे। पश्चिमी मरुस्थल को हमने 25 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा द्वारा 2 भागों में बांट दिया। ये जो भाग था वो अर्धशुष्क, ये जो भाग था वो महान मरुस्थल। महान मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा, बालुका स्तूप वाला क्षेत्र और बालुका स्तूप विहीन क्षेत्र। अब देखो, ये जो है ये मरुस्थल यहां से लगा करके यहां तक, यानी इसकी ये लंबाई ज्यादा है और ये लगभग 640 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई यदि पूछ ली जाए तो पश्चिमी मरुस्थल लंबाई के अंदर लगभग एवरेज रूप में 640 किलोमीटर है और एग्जैक्ट पूछी जाए तो 644 किलोमीटर लंबा है। और जब ये इस प्रकार इसकी चौड़ाई मान ली जाए तो ये कहीं कम चौड़ा है, कहीं ज्यादा चौड़ा है, लेकिन एवरेज रूप में यदि इसकी चौड़ाई मान ली जाए तो पश्चिमी मरुस्थल 300 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी मरुस्थल 300 किलोमीटर चौड़ा है। देखो, जब ऊंचाई, धरातल की ऊंचाई देखी जाए, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में जब ऊंचाई देखी जाए तो सबसे ऊंचा प्रदेश है वो अरावली, दूसरा ऊंचा प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्व का पठार, तीसरा जो प्रदेश है वो पूर्व का मैदान और सबसे नीचा है वो है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल सबसे नीचा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे नीचा मरुस्थल है वो पश्चिमी मरुस्थल है। यदि सबसे नीचा स्थान पूछ लिया जाए तो सांबर है, लेकिन भौतिक 4 प्रदेशों में राजस्थान का सबसे नीचा निम्न स्थान है वो है पश्चिमी मरुस्थल। लेकिन स्थान में जब पूछ लिया जाए तो सांबर, भौतिक प्रदेशों में पूछ लिया जाए तो पश्चिमी मरुस्थल सबसे नीचा है, स्थानों में सांबर। ठीक है। अब पश्चिमी मरुस्थल चौड़ा है वो 300 किलोमीटर है और लंबाई इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है वो 644 किलोमीटर। यदि एग्जैक्ट पूछी जाए तो लगभग 640 पूछी गई है कि मरुस्थल की लंबाई कितनी है। 640 से 644 किलोमीटर के मध्य कही जाती है और 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। अब देखो, इस मरुस्थल की ढलान की जब बात आ गई तो जैसे अपनी घग्गर नदी है, घग्गर नदी ऐसे बहती है, इसका मतलब इसका ढलान उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ। यदि पश्चिमी मरुस्थल का ढलान पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थल का ढलान कैसे है, पश्चिमी मरुस्थल का ढलान यानी पश्चिम के मरुस्थल का ढलान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले तो बता सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है, फिर बता सकते हैं कि ये पूर्व से, सारी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। जैसे अपनी लूनी नदी है तो ये कहां से, उत्तर से दक्षिण की तरफ आई। पहले ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही थी और फिर ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगी। घग्गर नदी उत्तर से आई, दक्षिण की तरफ बह रही थी और फिर ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने लगी। तो इस प्रकार पश्चिमी मरुस्थल का जो थार का मरुस्थल है उसका ढलान है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इसका ढलान भी पूछा जाता है। इसका ढलान है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी जो मिट्टी है, पश्चिमी जो मरुस्थल है, इस अरावली के पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं, महान मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। महान मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं, बालुका स्तूप वाला प्रदेश और बालुका स्तूप विहीन प्रदेश, जिसे पथरीला मरुस्थल कहते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में है वो घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा गोडवाड़ प्रदेश। ये हमने मरुस्थल को बांटा, लेकिन अब हम समग्र रूप से बड़े बड़े सार रूप में संपूर्ण मरुस्थल की विशेषता बता रहे हैं। संपूर्ण मरुस्थल में यदि मिट्टी की मृदा की बात आ जाए तो संपूर्ण मरुस्थल के अंदर कैसी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी। इसे बलुई रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें रेत की भाग
रेत की मात्रा लगभग 95% पाई जाती है, इसलिए बलुई रेतीली मिट्टी कहा जाता है। जब मृदा की बात आ जाए तो बलुई रेतीली मिट्टी कहते हैं। और जब वर्षा की बात आए तो यहाँ वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, क्योंकि कहीं कहीं 0 भी होती है। जैसे समरेखा, सम क्षेत्र है, जैसलमेर की सम पंचायत समिति है जो एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, और सम में वर्षा नाम मात्र की होती है, 0 से 5 सेंटीमीटर वार्षिक की होती है, कभी कभी वहां 10 सेंटीमीटर भी होती है। तो वहां सबसे राजस्थान की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो जैसलमेर का सम क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है वो फलोदी है, क्योंकि वहां जितनी वर्षा होती है उससे ज्यादा वाष्प उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां राजस्थान का सबसे शुष्क भाग है वो तो फलोदी है। लेकिन राजस्थान की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो जैसलमेर का सम क्षेत्र है। तो इस प्रकार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में 0 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी है। इसके अलावा यहाँ जो वनस्पति है वो वनस्पति कैसी पाई जाती है? यहाँ की वनस्पति मरुदभिद है। मरुदभिद है, मरुदभिद को इंग्लिश में अपन बोलेंगे जीरोफाइट। कैसी वनस्पति है? जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो पाई जाती है। यहाँ की तापमान सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मरुस्थल का पाया जाता है, और सबसे ठंडा रात्रि के समय सबसे ठंडा हो जाता है, यानी दिन के समय भयंकर गर्म होता है, रात्रि के समय सबसे बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। इसका मतलब जो दिन और रात का जो ताप का अंतर है उसे तापांतर कहते हैं। तो राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर कहां पाया जाता है? वो पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, जहां अपन अर्धशुष्क मरुस्थल और महान मरुस्थल दोनों को मिला करके समग्र रूप से बात करते हैं। अत्यधिक शुष्क है, अत्यधिक ये गर्म है, और अत्यधिक रात्रि के समय ठंडा भी हो जाता है। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है जो सर्वविदित है, राजस्थान का सबसे सुंदर फूलों में से एक रोईडा, राजस्थान का ध्रुवर कह दें, राजस्थान का गौरव कह दें। यदि चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया जाए तो वनस्पति में खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का जैसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, खेजड़ी पाया जाता है। और एक वो फूल गेरो रे फूल रोईडेरो, वो फुलड़ो मत लाइजो रे, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं होती है। रोईडे के फूल में किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, लेकिन उसकी चमक बहुत ही गजब की होती है। इसलिए जब राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में यदि वनस्पति की बात आ जाए, वृक्षों की बात आ जाए, तो देखो कौन कौन से होते हैं। जब वृक्ष या वनस्पति की जब बात आ जाए तो यहाँ क्या क्या होता है? देखो यहाँ होता है खेजड़ी, यहाँ खेजड़ी पाई जाती है। खेजड़ी के अलावा यहाँ क्या होता है? रोईडा होता है। फिर क्या होता है? केर होता है। फिर क्या होता है? कुमट होता है। ये पंचकुटा भी बनाया जाता है। कुमट के बीज, केर के बीज, खेजड़ी की सांगरी, इनसे मिलाकर के 5 सब्जियों को मिलाकर के पंचकुटा भी बनाया जाता है। तो कुमट, फिर यहाँ क्या होता है? बबूल भी होता है। फिर यहाँ घास में क्या होता है? थोड़ी एक वनस्पति होती है जो पतली सी डंडियां लेकर के निकलती है, उसे आरना या अरणो, आरना कहते हैं। फिर यहाँ खींप भी होती है, कई कई लोग उसे अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसे सैनिया या सनिया भी कहा जाता है। देखो घास में क्या होती है? यहाँ दामन होती है, और सामण होती है। और घास में क्या होती है? कांटी होती है। और घास में क्या होता है? मोथा होता है। और जिसे अपन कहते हैं चंदलिया, जो पालक के रूप में जानी जाती है। इसे और भी कुछ वनस्पतियां होती है, घास होती है, जिसे साटा भी कहते हैं। और वनस्पति भी होती है जिसे झेरना घास भी कहा जाता है। और राजस्थान का जो गोडाउन पक्षी है वो पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, और पश्चिमी मरुस्थल में जहां पाया जाता है वो जो राजस्थान की सेवण घास होती है, उस सेवण घास पे अपना अंडा सहता ही है।
सेवन घास मुलायम होती है और उस सेवन घास को वो सितरा करके उसके ऊपर बैठ जाता है और वहां अंडा सेता है। इसलिए राजस्थान के 3 भागों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पाया जाता है, जैसे गोडावण पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है, गोडावण पक्षी वो पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद में वो सौंकलिया और सोरसैन इन भागों में पाया जाता है। तो इस प्रकार सेवण घास उसकी अति प्रिय घासों में से एक है, वो भी यहाँ पाई जाती है। सेवण, झेरना, साटा, चंदलिया, मोता, कांटी, सामण, धामण, ये तो घासें पाई जाती है। और वनस्पति में जब आ गया तब आता है सैनिया, खीप, आरणा, बबूल, कुमट, केर, रोइडा, खेजड़ी। देखो जाल वृक्ष ही यहाँ पाया जाता है। और कीकरिया, जिसे कीकर कहते हैं, कीकरिया भी पाया जाता है। इस प्रकार बबूल को यहाँ बावलिया के रूप में परिभाषित किया गया है। डंडा थोर भी पाई जाती है यहाँ, डंडा थोर भी एक अलग वनस्पति के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार ये वनस्पतियों वाला क्षेत्र है। नदियों में पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है लूणी नदी। जब जल की बात आ गई तो राजस्थान की लूणी नदी की सहायक नदी है ज्वाई नदी, और ज्वाई बांध राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध है ज्वाई बांध। इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, इसे मरुस्थल की जान कहा जाता है। तो वो है ज्वाई बांध जो पाली में स्थित है, एरनपुरा के पास में। लूणी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। कभी मरुस्थल का मेन भाग हुआ करता था गंगानगर और हनुमानगढ़। यहां वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नहर निकली है, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है आईजीएनपी इस मरुस्थल की जीवन रेखा कहलाती है। तो नहरों में सबसे लंबी है वो आईजीएनपी है। लेकिन यह नहर एक बाड़मेर और जालोर के अंदर सेवा दे रही है और सिंचाई करवा रही है, नर्मदा नहर। ये लंबी नहीं है, पश्चिमी मरुस्थल की सबसे लंबी नहर है वो आईजीएनपी है। नदियों में लूणी नदी है, बांधों में ज्वाई बांध है, और बाकी जालोर और जो बाड़मेर के अंदर नहर है वो नर्मदा नहर है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में दोनों में स्थित है और लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। 1900 वर्ग किलोमीटर ये पड़ता है जैसलमेर के अंदर और 1262 किलोमीटर पड़ता है ये बाड़मेर के अंदर। और एक अभ्यारण्य स्थित है जिसे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है। और मरुस्थल का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह राजस्थान के सबसे बड़े उद्यानों में आता है जो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर स्थित है। 12 जो मरुस्थलीय जिले थे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। तो 12 जिलों में, मरुस्थलीय जिलों में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। मरुस्थलीय जिलों में सबसे बड़ा शहर जोधपुर। मरुस्थलीय जिलों में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जोधपुर। मरुस्थलीय जिलों का प्रवेश द्वार जोधपुर। इस प्रकार मरुस्थलीय जिलों का प्रवेश द्वार जोधपुर, थार का प्रवेश द्वार जोधपुर, शहरी सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जोधपुर, जनसंख्या में सबसे कम छोटा जिला जैसलमेर, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे कम घनत्व वाला जिला जैसलमेर। लेकिन पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक कम घनत्व वाला है, कम वर्षा वाला है, कम वनस्पति वाला है, इसलिए वो मरुस्थल में तब्दील हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है और ये विश्व का सबसे नवीन युवा मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे नवीन और युवा मरुस्थल है। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का सबसे नवीन और युवा मरुस्थल कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल को राजस्थान का सबसे नवीन और युवा मरुस्थल कहा जाता है। क्यों? देखो क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण बताते हैं। जब अपन भूगर्भिक काल को बांटते हैं, पृथ्वी के गर्भ के काल को बांटते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। पेंजिया से जब पृथ्वी टूटना शुरू हुई और पृथ्वी सूर्य से जब अलग हुई, पृथ्वी सौर परिवार का भाग है और सौर परिवार से अलग होकर के बनी, ऐसा माना जाता है, जिसमें पृथ्वी के उत्पत्ति सिद्धांत में बताया गया है। और पृथ्वी जब सौर
सूर्य से अलग होकर के बनने के बाद में भूगर्भिक काल जो बांटा गया है, ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी जो मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल पे विशेषकर कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग, इसे पर्मियन युग, कार्बोनिफेरस के बाद में पर्मियन युग, कार्बोनिफेरस या पर्मियन युग जो काल आता है, लगभग अपन कह सकते हैं 350 से 270 मिलियन, 350 मिलियन से 270 मिलियन, यह कार्बोनिफेरस काल कहलाता है। 350 मिलियन वर्ष से 270 मिलियन वर्ष, और जब पर्मियन की बात आ गई तो ये 270 से लगा के 220 मिलियन वर्ष, यानी इसको यदि कह दिया जाए कि 35 करोड़ से लगभग 27 करोड़, और ऐसे 27 करोड़ से लगभग 22 करोड़, 27 से 22 करोड़, यानी 35 से 27 करोड़ में कौन सा काल था? कार्बोनिफेरस युग था। और ये कार्बोनिफेरस युग वो था जो पश्चिमी मरुस्थल में समुद्र लहरा रहा था। यहां कभी ये समुद्र था, इससे समुद्र होने के संकेत है वो कार्बोनिफेरस युग के मिलते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल कभी समुद्र था और यहां समुद्र लहरा रहा था। इस बात की पुष्टि हमें कार्बोनिफेरस युग के बाद के कुछ साक्ष्य मिले हैं, और जो साक्ष्य मिले वो हमें यहां पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जुरेसिक काल की चट्टानें मिली है, जुरेसिक काल की चट्टानें मिली है। और जुरेसिक काल की जो चट्टानें, वो चट्टानें होती है जो समुद्र में होती है। और यहां काष्ठ जीवाश्म, वो जीवाश्म मिले हैं वनस्पति के काष्ठ यानी लकड़ी, और उन काष्ठ के वो जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र में होने चाहिए, और वो जुरेसिक काल के मिले हैं। और वो कार्बोनिफेरस बाद का जो काल शुरू होता है, जिसमें ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, उस जुरेसिक काल में, और इसी जुरेसिक और कार्बोनिफेरस युग के मध्य गोंडवाना लैंड के जो कोयला है उसका निर्माण हुआ। और कोयले का निर्माण विशेषकर कार्बोनिफेरस युग के बाद में हुआ, असादी चट्टानों के जमने के बाद हुआ। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल है वो विश्व के धनी मरुस्थलों में, विश्व के सबसे धनी मरुस्थलों में कहा जाता है, विश्व के सबसे धनी मरुस्थलों में कहा जाता है। और जब ये जुरेसिक काल में बना, इसका मतलब ये सबसे युवा मरुस्थल है, विश्व का सबसे जवान मरुस्थल कहा जाता है इसे। ये विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व इसी मरुस्थल में पाया जाता है। और वो पाया जाता है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। टोटल यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर मरुस्थल का क्षेत्रफल है। इस 2,09,000 वर्ग किलोमीटर को यदि मील में बदलेंगे तो लगभग 79 से 80,000 के आसपास आएगा। ये 80,000 मील, वर्ग मील भी इस मरुस्थल को कहा जाता है। यदि इस मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको यदि मील में बदलेंगे तो लगभग 80,000 मील, वर्ग मील इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है। और इस पश्चिमी मरुस्थल में जो जन घनत्व है वो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, विश्व की सर्वाधिक वनस्पति वाला क्षेत्र है, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। और विश्व के सर्वाधिक मरुस्थलों में यदि कहीं खनिज पाया जाता है तो वो पश्चिमी मरुस्थलों में पाया जाता, पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, थार मरुस्थल में पाया जाता है। यहाँ पेट्रोलियम और कोयले के भंडार है। यदि आप बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्रों को देखेंगे तो बीकानेर के अंदर पलाना, बरसिंहसर, देशनोक, बीटनोक, हाड़ला, ये अवसादी चट्टानों के जो कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला, उनके भंडार है। और बाड़मेर में जालिपा, कपूरडी, ये कोयले के भंडार है। और पेट्रोलियम जो सांचौर और बाड़मेर बेसिन है, विश्व के सर्वाधिक धनवान पेट्रोलियम बेसिनों में से एक है। और इस प्रकार अधात्विक खनिज, पश्चिमी मरुस्थल अधात्विक खनिजों का अजायब घर है। तो विश्व के सर्वाधिक
खनिज संसाधनों की दृष्टि से कोई यदि मरुस्थल सबसे ज्यादा धनवान है तो वो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, हमारा थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जब ये अरावली पर्वतमाला यहां से पूर्व की जो बंगाल की खाड़ी से जो बरसात आती है वो अरावली पर्वतमाला के कारण अटक जाती है और पूर्व में बरसात करती है, और ये वर्षा नहीं कर पाया, इसलिए इसे अरावली क्षेत्र का वष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल को अरावली क्षेत्र का वष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और पश्चिमी मरुस्थल है ना, वो 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। ये हमने पहले भी बताया कि पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, और जो हमारा पूर्व का मैदान है वो भी 33 सागर का अवशेष है। लेकिन अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, अरावली गोंडवाना लैंड भाग है, दक्षिण पूर्व का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। इस प्रकार हमारा पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष में माना जाता है। यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र पाया जाता है, सर्दियों में अधिक वायुदाब का केंद्र भी उत्पन्न हो जाता है। निम्न वायुदाब के कारण भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति के कारण अरब सागर की शाखा इसकी तरफ आकर्षित होती है, और निम्न दाब के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा भी हिमालय के सारे चल करके इस पश्चिमी मरुस्थल की तरफ आकर्षित होती है। तो मानसून भारत की तरफ आकर्षित होने का एक कारण ये भी है कि पश्चिमी मरुस्थल का अत्यधिक गर्म हो जाना। तो इस प्रकार हम ये मरुस्थल आगे इस मरुस्थल को हम बांटेंगे, और ये बांटेंगे कि पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, महान मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। महान मरुस्थल को वापस दो भागों में बांट करके बालू का स्तूप प्रदेश और कितने कितने प्रकार के बालू का स्तूप है उन सब का वर्णन करेंगे। और बालू का स्तूप विहीन प्रदेश है, जहां धोरे नहीं है, जहां दरियन नहीं है, जहां बड़े बड़े रेत के धोरे नहीं है, जहां रेत के पहाड़ नहीं है, तो उसको बालू का स्तूप विहीन प्रदेश कहते हैं। और वो कहां कहां पाया जाता है, उनकी क्या विशेषता है। इसके बाद में अर्धशुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटते हैं, जो अपन घग्गर का प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश की क्या विशेषता है, नागौरी उच्च भूमि की क्या विशेषता है, शेखावटी प्रदेश की क्या विशेषता है और घग्गर की क्या विशेषता है। इस प्रकार संपूर्ण मरुस्थल को अभी पढ़ना बाकी है। देखते रहिए हमारे राजस्थान की कंसेप्ट क्लियर करने वाले और तोता मैना की तरह न रटा करके ज्योग्राफी कंसेप्ट जो क्लियर करवाती है, ज्योग्राफी हमें मानचित्रों के माध्यम से सिखाती है, उस क्लास को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।